खैर, गुड मॉर्निंग। तो मैं कह रहा था कि आपके नंबर उतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए। आपने ना रिजल्ट देखा होगा अपना। तो यार, जब पढ़ने का समय आया आपने पढ़ने बंद कर दिया। हाँ, जब जरूरत पड़ी पढ़ने की तो आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। हेलो, ये तो गलत है ना कि सही है ये? फिर ये नंबर नहीं चलेंगे एंड आई होप ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। आपके साथ एक फेज ने और पेपर दिया था, वो वही फेज है। अगर आपको याद हो, बीच में मैंने कहा था कि आपको फिर से झंडा वापस लेके आना, ऐसा कुछ कहा था। उसके पहले आपसे 2-3 फेज आगे थे। उसमें एक फेज आगे था, वो M1 2 ऐसे करके कोई था। उनके एवरेज नंबर है 465। कितने हैं? 465। ये एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर। ये तो यहाँ का कंपटीशन है, आप पूरी इंडिया कंपटीशन देखेंगे तो घबरा ही जाएंगे। मैंने क्या कहा, पढ़ना पड़ेगा यार। और अल्टीमेटली हम पढ़ते खुश होने के लिए नहीं, हम पढ़ते हैं एग्जाम में नंबर लाने के लिए। नहीं समझ पाए? एक बच्चे में 10 टॉपिक है, 2 पढ़ लिया, मुझे आता है, तो क्या सवाल ही बना आपसे? हमें इतना पढ़ना है, इस लेवल पहुंचना है कि एग्जाम के सवाल बनने चाहिए। हेलो, सो द थिंग इज, यार पढ़ाई में कहीं ना कहीं तो कमी है, और मैं तभी आपको टोकता भी था, पढ़ तो रहे हो ना आप। झलकने लगा था मुझे पहले ही, और वैसा ही हुआ। खैर, मैं चाहूंगा ये दोबारा रिपीट ना हो, और उसका एक सिंपल तरीका है। आपको अब ऐसे पढ़ना है यार कि जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं तो आप इन 4-5 महीनों को याद करें। यार वो आखिरी के 4 महीने 5 महीने हमने क्या पढ़ाई करी थी, क्या मेहनत करी थी, खुद पे गर्व हो, खुद पे प्राउड फील हो। अगर पढ़ाई हो तो ऐसी है। जब तक इस फील के साथ नहीं पढ़ेंगे तो मैं सच कह रहा हूं, चीजें मुश्किल हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यू हैव टू वर्क हार्ड। द सिंपल थिंग इज यू हैव टू वर्क हार्ड। मैंने क्या क्या समझ पाई क्या? ऐसा मैं आपसे इसलिए बातें कर रहा हूँ यार, अब आपके नंबर बढ़ने चाहिए, घटने का सवाल ही नहीं। कांस्टेंट रहते तो भी बुरा ना होता, चलो ठीक है, आप जहां वहां। पूरा का पूरा एवरेज नंबर गिरा, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के नंबर गिरे हैं। और बच्चों के नंबर गिरे हैं तो यार नहीं होना चाहिए ऐसा। जस्ट क्लियर? एक बात तो आप खुद से प्रॉमिस करें, खुद से प्रॉमिस करें, आप पढ़ने का समय है तो 5-6 महीने आप ऐसे पढ़ें कि आप पिछले 12 साल में नहीं पढ़े थे। मतलब अपना पूरा झोंक दे, पूरा पूरा एवरीथिंग लगा दे। अब शुरू हो चुकी रेस वाली बात। ये कैन नॉट से साहब अभी टाइम और है, नहीं, अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब टाइम जा रहा है। तो आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लग जाए, और अब ऐसे पढ़े 5-6 महीने कि आप जब कॉलेज पहुंचे तो याद करें 5 महीने भाई साहब वो क्या पढ़ाई करी थी। कभी होता है, मैं याद आता है एग्जाम के पहले के साथ क्या जगह थे, क्या पढ़े थे। कभी आपको याद हो 12th के बोर्ड याद है, याद है? तो वो वाली मेहनत चाहिए कि आप ये 6 महीने याद करें कॉलेज पहुंचने, भाई साहब क्या पढ़ाई करते थे 6 महीने में, आग लगा दी थी। तो वो वाला फीलिंग चाहिए, वो वाला एटीट्यूड चाहिए। जस्ट क्लियर? एक बात। दूसरी बात, पेपर में कुछ 2 सवाल आपके डाउट होंगे, जल्दी से डिस्कस करते हैं। पेपर है किसी के पास? एक सवाल, हाँ वो कॉमन होगा तो आप लोग बार बार आके पूछेंगे, इसमें क्लास में डिस्कस कर लो। एक सवाल जिसमें आपसे पूछा था, सवाल नंबर 75। ये वो सवाल है जिसे आप मार करके चलेंगे, और ऐसे ही सवाल जब नीट में आते हैं आप गलत करते हैं। इन सवालों में हाँ ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन आपको जो समझना था, सबसे पहला सवाल नंबर 75 आपके पेपर का, प्रॉब्लम नंबर 75। प्यारे बच्चों, सवाल उसमें साफ साफ बोल रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू। जब उसने न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दिया है तो कहां साइन, कहां कुछ देखने की आवश्यकता पड़ती है, आप मुझे बताएं। मतलब सिंपल सी बात यह है, आपको तो लगाना है वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एनजीआरटी। बोलो हाँ यार। आप फिलहाल तो माइनस को भूल जाए, अपने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, केवल अपने को डेल्टा एनजीआरटी से ही मतलब है। तो जहां डेल्टा एनजी बड़ा होगा, माइनस प्लस उससे मतलब अब नहीं रहा। जहां सबसे बड़ा होगा वही तो आंसर होगा। यस और? तो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है, यही सवाल पे कभी मॉडुलस बोल देगा, यही पे कभी मैग्नीट्यूड बोल देगा, यही पे कभी पर्यायवाची शब्द। यार कंसेप्ट तो वही हुआ ना। तो एक ये बच्चे गलत करते हैं, वहां पे आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू बोला था तो आपको समझना था केवल वैल्यू सोचना है, केवल। एक ये सवाल, एक दूसरा सवाल है 65। ये जो बच्चे सवाल गलत करते हैं वो क्यों गलत करते हैं, और इसे मैं मार्क करूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर नीट। जब आप नीट में जाएं, इस सवाल को यहां से निकाल के दीवार पे चिपका दें, और अगले 10 दिन तक इसे रिवाइज करते रहेंगे। सवाल नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 65। सबसे पहले सवाल आपसे कह रहा है मैक्सिमम वर्क। आई विल नॉट रिपीट अगेन।
सवाल आपसे कह रहा है मैक्सिमम वर्क। जब आपसे वो मैक्सिमम बोला है तो बच्चा तुरंत समझ जाए आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल। हमने फील भी करके देखा था, ग्राफ बना के भी देखा था, हमने उसे उसे एज अ फैक्ट भी याद किया था, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी सॉल्व किया था, फिर भी आपने इसे गलत किया। सवालों के इशारे को समझना पड़ेगा। आधे बच्चे में कह दूं 99% जनता इस सवाल आप किसी और को दिखाए कहना पता होगा, अरे कुछ नहीं बोला, रिवर्सिबल का फॉर्म लगाओ। गलत। इशारे समझे सवाल के भाई साहब, यही तो कह रहा है सवाल। उसने कहा मैक्सिमम वर्क, तो जब उसने मैक्सिमम बोला तो आपको तुरंत समझना था ये रिवर्सिबल है। कौन सा ये? और आप सबको रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला याद है, -2.303 NRT log V2 by VR। कंसेप्ट नंबर 1 बच्चा पहचान लेता रिवर्सिबल है। कंसेप्ट नंबर 2, सवाल आपसे कह रहा है, कौन सवाल था? 65। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। जरा सुनिएगा ध्यान से, क्या कभी वेट निगेटिव हो सकता है? वेट 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 की बात कर रहा हूं। क्या कभी लेंथ निगेटिव हो सकता है? क्या कभी रेट निगेटिव हो सकता है? क्या कभी एनर्जी निगेटिव हो सकता है? क्या कभी हीट निगेटिव हो सकता है? क्या कभी वर्क निगेटिव हो सकता है? अरे कभी डेल्टा ई निगेटिव होगा, एनर्जी में चेंज है। क्या कभी डेल्टा एच निगेटिव होगा? फिर ये निगेटिव होते तो क्यों होते? ये कुछ बताना चाहते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इशारा करते हैं, ये कुछ संकेत देते हैं, ये कुछ आपको सिंबल देते हैं भाई। इनके निगेटिव होने का मतलब क्या? ये कभी कभी एनर्जी निगेटिव, ये क्या बात है भाई? एनर्जी है तो है, नहीं है तो माइनस होने का तुक क्या है? माइनस होने का लॉजिक क्या है? अलग अलग जगह पे अलग अलग है, बोलो हाँ या ना। जब हम रेट की बात कर रहे थे तो माइनस का मतलब क्या? डिसअपियरेंस हो रहा है, यस और नो? आज अभी फिलहाल मैं रेफरेंस में जाऊं, आपसे बात कर रहा हूं वर्क की, है ना? ये वर्क लिखा, ये वेट लिखा था, वर्क लिखा। अब ये बताओ वर्क है क्या? क्या करने का एहसास, करने का। तो जब आप कभी करते हो तो भाई साहब कुछ कर रहे हो तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो माइनस बता के हमने दुनिया को क्या बताना चाहा? अरे ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, हाँ या ना? तो माइनस महज एक संकेत है जो दुनिया को बताता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द। तो अगर आज सवाल आपसे बोल दिया कैलकुलेट वर्क ऑब्टेन्ड, तो वर्क ऑब्टेन्ड का मतलब यही तो हुआ कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब सवाल आपसे बाय द सिस्टम बोला है तो आंसर प्लस में दोगे कि माइनस में दोगे? नहीं समझे? वही कहानी जो हमने रेट में रिपीट करी थी, वही कहानी वर्क में, वही कहानी आगे चल के हर जगह करेंगे। माइनस साइन एक संकेत लेके आता है, और जब वो संकेत शब्दों में बोल दिया जाता है तो केवल मैग्नीट्यूड बताया जाता है, अब साइन के साथ आंसर नहीं दिया जाता है यार। हेलो, ये एक सवाल जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है? हाँ, और कोई डाउट है क्या? अभी कॉमन डाउट थे अक्सर, बाकी जो भी पूछ रहे हैं तो लीजिए। लौटते हैं क्लास में जल्दी से, क्लास में क्या चल रहा था? अच्छा, मैंने यहां पर आपको, ऑलराइट, शुरू करें क्या? हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी पे, हाँ या ना? मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए, और आज से आप ये कसम खा के पढ़ेंगे, अब हम नीट तक रुकेंगे नहीं यार। ये आपको अंदर से सोचना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। मैं फिर कहूं, हमारा काम है याद दिलाना, करना तो आपको पड़ेगा यार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करें प्यारे बच्चों, शुरू करें क्या? हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, यस और नो? अगर कोई कहे साहब गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, मैं कहूंगा सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। ये वो यूजफुल वर्क है जिससे कभी कोई प्रोसेस होता है, ये हर कहीं है, ये कहीं ना कहीं छुपी हुई ताकत है जिससे कोई प्रोसेस होता है, वही होता है गिब्स फ्री एनर्जी, यस और नो? मजे की बात यह है प्यारे बच्चों, जब हम थर्मो पढ़ते हैं तो हम लोग थर्मो में कुछ लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हमने सबसे पहले स्लॉट पढ़ा, बोलो पढ़ा क्या? हमने फ्लॉट पढ़ा, बोलो पढ़ा क्या? हमने स्लॉट पढ़ा, बोलो पढ़ा क्या? स्लॉट का स्टेटमेंट आप सबने याद किया होगा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, यस और नो? यहां तक हमने सारे लॉ पढ़ लिए, तो छोटा सा लॉ यहां पे बच रहा है जिसका नाम है क्लॉट। कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोले तो क्लॉट। कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोले तो क्लॉट। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोले तो क्लॉट। जैसा कि आप सब जानते हैं, थर्मो के जितने भी लॉ हैं वो बेसिक है, और उन्हीं से सारी की सारी कहानी बनती है। आप बताओ, स्लॉट कोई बहुत हैवी था क्या? फ्लॉट कोई बहुत हैवी था क्या? अब कोई सोचे स्लॉट क्या है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, स्लॉट है। इनके जो लॉ है वो कोई बहुत हैवी नहीं है। तो ऐसा ही सिंपल सा एक लॉ है जिसका नाम है थर्ड लॉ। क्या नाम है?
आइए समझते हैं थर्ड लॉ होता क्या है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पर है क्या बच्चों? एक बात बताओ, एंट्रोपी क्या आप सब फील करते हैं? कहीं ना कहीं हर जगह एंट्रोपी है, यस और नो? आप में, हम में, हर जगह कुछ ना कुछ एंट्रोपी है, यस और नो? एंट्रोपी तो सब में है। और अगर अभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लूं, इन सब में मुझे कुछ ना कुछ एंट्रोपी तो मिलेगी। एंट्रोपी तो मान लेते हैं हमारे सामने ये प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। कौन है प्यारे बच्चों? गौर करिएगा, मैंने केवल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं बोला, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, साथ में प्योर भी है। मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे है, क्या इस पे कुछ एंट्रोपी होगी? बेशक कुछ न कुछ एंट्रोपी होगी। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़, तो टेम्परेचर को घटाते हैं तो एंट्रोपी घट। टेम्परेचर के बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से एंट्रोपी घटती है, ऐसा नो? आओ हम इसका टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर घटाते जाएंगे, एंट्रोपी घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो क्या एंट्रोपी घटते 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 0 हो जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी एट 0 केल्विन विल बी 0। यही है प्लॉट, यही है, यही है। अच्छा, 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जब कोई रैंडमनेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने कहा उस समय उसकी जो एंट्रोपी है वही क्या होगी? 0। यही अपने आप में जो स्टेटमेंट है, इसी का नाम क्या है? प्लॉट। कॉपी लिखिएगा एक लाइन, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एट absolute 0 temperature, at absolute 0 temperature, entropy of pure crystalline substances at absolute 0 temperature, entropy of pure crystalline substances, entropy of pure crystalline substances will be approaches towards 0, will be approaches towards 0, will be approaches towards 0। गौर करें, एनसीईआरटी कितनी बारीक बातें लिखता है। उसने क्या बोला? 0 नहीं, approaches towards 0। मतलब कुछ का 0 के बिल्कुल करीब होगा, कुछ का हल्का होगा। दुनिया में सबका एग्जैक्टली 0 हो कोई जरूरी नहीं, मगर 0 के बहुत। हेलो, क्लियर है? इसका जादू ये हुआ बच्चों कि लोगों ने एंट्रोपी निकालना शुरू कर दिया। क्या निकालना शुरू कर दिया? क्या आज तक हम कभी एंट्रोपी निकालते थे कि डेल्टा एस निकालते थे? क्या आप सबको डेल्टा एस का फॉर्मूला याद है? डेल्टा एस के दुनिया भर फॉर्मूले थे। मान लेते हैं ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। कौन है? क्या है ये? क्या है ये? क्या डस्टर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है? अरे बोलो ना, कट करके देखो, खुरदुरा खुरदुरा, अरे अमॉर्फस है, हाँ या ना? ये क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है? मान लो क्रिस्टलाइन है, मान लो। अभी इसका टेम्परेचर है 25। कितना है? इसके अंदर कुछ एंट्रोपी है कि नहीं है? मुझे इसकी एंट्रोपी निकालनी। क्या निकालिए? तो थर्ड लॉ कहता है कि सोचो जब ये 0 केल्विन पे होता, सोचो तो क्या इसकी एंट्रोपी 0 होती? जब 0 से इसे 25 पे लाते, 0 से 25 पे, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ती घटती? तो इमेजिन करो ये 0 से 25 पे आ गया। कहां गया? 0 से 25 पे। क्या अपने को डेल्टा एस का फॉर्मूला आता है? डेल्टा एस के दुनिया भर के फॉर्मूले हैं। डेल्टा एस बराबर में क्यू रिवर्सिबिलिटी के जो चलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा एस जो है ये एस फाइनल माइनस इनिशियल है, और शायद एस इनिशियल की वैल्यू 0 है। जो डेल्टा एस है वही है सर, जो डेल्टा एस है वही है। क्या हमने एंट्रोपी को निकालना शुरू कर दिया? अब एग्जाम में सवाल आता है, एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कैन बी मेजर्ड, ट्रू और फॉल्स? एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंसेस कैन बी मेजर्ड, एंट्रोपी ऑफ सम सब्सटेंसेस कैन बी मेजर्ड। बोलो ना यार। जनरली एंट्रोपी कैन नॉट बी मेजर्ड, जनरली एंट्रोपी कैन नॉट बी मेजर्ड। हेलो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा डायग्राम बना के लिख लीजिएगा। फ्रॉम दिस एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी मेजर्ड, from this entropy of substances can be measured। इस कंसेप्ट से हम कुछ सब्सटेंसेस की एंट्रोपी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने सोचा नहीं था। उनको लगता था कि दुनिया का कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा, 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी 0 होगी।
जब स्टडी किया गया, ये देखा गया, ये पाया गया कि ऐसा हमेशा नहीं हो रहा था। कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऐसे थे जब वो 0 केल्विन पे थे तब भी उनकी एंट्रोपी 0 नहीं पाई गई, जिसे हमने कहा थर्ड लॉ के एक्सेप्शंस है। वो क्या है? वो एक्सेप्शन। थर्ड लॉ हमें एंट्रोपी बताता है। सो सिंपल, हमारे सिलेबस में बस इतना है। थर्ड लॉ है क्या, ये तो मैंने आपको एज एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, कैसा आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? लेकिन आपको अब जो याद रखना वो ये प्यारे बच्चों कि हाँ ये सच है कि कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, कुछ की एंट्रोपी 0 केल्विन पे कितनी मानी गई? 0। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिले जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टलाइन है अमॉर्फस है? सब पहले ये बताइए, सॉलिड है कि गैस है? ये तो छोड़ो आप, गैस है ना। और गैस को हम सॉलिड तो बना ही नहीं सकते। बना सकते हैं ना? टेम्परेचर घटाते जाओगे, गैस से लिक्विड से सॉलिड बनता जाएगा। तो जब ये सॉलिड बनेगा, ये बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपको याद हो, सॉलिड में एक टेबल बनी थी जिसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कुछ याद आ रहेगा? नहीं याद आया? तो वहां पे लिखा हुआ है ये सब के सब कैसे सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इमेजिन करो हमारे पास CO का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? अब आप टेम्परेचर घटाते जाओगे तो मॉलिक्यूल जमता जाएगा, गैस से लिक्विड से सॉलिड बनता आएगा। हमारा परसेप्शन क्या कहता है कि साहब ऐसा होना चाहिए, CO 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 CO। समझना, CO 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 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। लोगों ने ऐसा देखा कि जब टेम्परेचर घट रहा था, 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 वहां पे जो अरेंजमेंट था कुछ ऐसा था, CO 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 OC, CO 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 OC। तो रैंडम हुआ कि नहीं हुआ? तो एंट्रोपी कुछ है कि नहीं है? बिल्कुल 0 नहीं कह सकते हैं, हाँ या ना? तो कार्बन के 2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स और आइस, इन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ क्लॉट, क्योंकि 0 केल्विन पे भी इनकी एंट्रोपी 0। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शंस ऑफ क्लॉट। इस एक्सेप्शन को आपको एज अ जनरल नॉलेज याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शंस ऑफ क्लॉट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक्सेप्शन। NO, N2O, CO, CO2, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइस। चलेगा बच्चों? मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइस, ये कुछ एक्सेप्शन है थर्ड लॉ के। आपने क्या सीखा? एक बार मैं सवाल पूछता हूं, फटाफट हाँ या ना बोल देना। पूछो क्या? एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस जनरली कैन नॉट बी मेजर्ड। एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कैन बी मेजर्ड। Entropy of all pure crystalline substances can be measured. Entropy of some crystalline substances can be measured. बोलो ना यार, ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे? कर लोगे? आपने अभी तक टोटल कितने लॉ पढ़ लिए? नंबर 1 ज्लॉट, नंबर 2 याद आया? स्लॉट का फॉर्मूला बता दो, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, सबको याद है? नंबर 3 याद आया? एंड नंबर 4 प्लॉट। चलेगा? यहां तक आपने जो पढ़ा, ये सारा का सारा सफर था थर्मोडायनेमिक्स का, और यहां से आगाज होता है एक नए सेक्शन का जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग थर्मोकेमिस्ट्री। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री को मार्केट में दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एनर्जेटिक्स। कॉपी में लिखिएगा थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स। कई बार बच्चों को नाम नहीं पता होता है तो कुछ बच्चे कहते हैं हमारा एनर्जेटिक्स हो गया, कुछ हमारा तो वही नहीं। थर्मोकेमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स दोनों एक ही नाम है। चलेगा? तो ऐसा भी एनर्जेटिक अलग चैप्टर है, थर्मोकेमिस्ट्री अलग चैप्टर है, एक ही बोला जाता है। जस्ट क्लियर? आइए बात करते हैं क्या सीखने वाले। आप जो सीखने वाले बहुत आसान है, पर वो आसान आज नहीं लगेगा, आसान कल लगेगा। ऐसा क्यों? वो इतना आसान है लेकिन उसके पहले शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? और जब थ्योरेटिकल हिस्सों से सवाल आते हैं तो वो कुछ ज्यादा आसान आते हैं, और ज्यादा आसान को अब ज्यादा ही आसान तरीके से गलत करके आते हैं। ऐसे करते हैं आप? तो इसलिए हम बिल्कुल आराम से आगे बढ़ेंगे। ये बहुत आसान है, इसे मैं 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन अपन करेंगे वो बाद में। चलेगा? तो हम इसके एक एक पहलू को, इसकी छोटी छोटी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। शुरू करें क्या? चलिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले? थर्मोकेमिस्ट्री। एक बात बताओ, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो उसमें हम एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी का चेंज पढ़ते हैं? एनर्जी का चेंज इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, हाँ या ना?
अगर आपको याद हो तो मैं आपसे ऐसा कहता था, हम लोग पढ़ते थर्मो, उसमें पढ़ते सिस्टम, उसमें पढ़ते क्लोज सिस्टम, उसमें पढ़ते गैसियस सिस्टम, और कभी कभी केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक आप जो सिस्टम लिया करते थे, या तो वो केमिकल रिएक्शन होता था या तो वो गैसियस रिएक्शन। अब क्या है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान आ चुका है केमिस्ट्री में, आ चुका है केमिकल रिएक्शन में। यानी कोई मुझसे कहे थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, मैं कहूंगा थर्मोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है which deals with energy change in chemical reaction। हाँ या ना? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, deals with energy change, deals with energy change in chemical reactions, deals with energy change in chemical reactions। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उनमें जो एनर्जी का चेंज होता है, वो जैसा जहां हम पढ़ते हैं उसी का नाम थर्मोकेमिस्ट्री है, उसी का नाम। बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री में हम जो एनर्जी का चेंज निकालते हैं वो निकालते हैं डेल्टा एच। क्या निकालते हैं? मतलब हमें इस काबिल बनना है थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ के कि हर रिएक्शन में, क्या बोला मैंने, हर रिएक्शन में हम डेल्टा एच निकाल पाए। क्या निकाल पाए? ये तो बहुत ही आसान है, वो तो आपको आता है। लेकिन आज क्या होने वाला है सुनना, आज जब आप डेल्टा एच निकालोगे, बहुत आसान, बहुत आसान, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो खेल होगा वो होगा रिएक्शन लिखने। क्या लिखने में? तो इसे मैं ऐसे कहता हूं, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं दुनिया के सभी रिएक्शन में डेल्टा एच को निकालते हैं, लेकिन डेल्टा एच को निकालने के पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा रिएक्शन। लेकिन आज रिएक्शन आप अपने मन से नहीं लिखोगे, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदाज में लिखोगे। नहीं समझे? आपको दो ही काम करना है, आप क्या निकालने वाले हो? डेल्टा। तो इसके लिए क्या लिखना होगा? रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन अपने मन से लिखना नहीं है, वो कैसे लिखना है? कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उन्हें समझना है। इज दिस क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। तो उसमें क्या निकालेंगे? एनर्जी में। एनर्जी जैसे बोलते हैं डेल्टा, किसका? गैसियस सिस्टम का, तो रिएक्शन का। तो उसे बोल दूंगा डेल्टा चार, चलेगा? एक बार ये बताओ, इसे मैंने क्या लिखा है, सबको बोल के बताओ। चेंज इन एंथैल्पी। इसे आप शब्दों में क्या बोलेंगे? चेंज इन किसकी? किसकी? ऑफ रिएक्शन। हाँ या ना? आपने बिल्कुल सही कहा, इसे शब्दों में पढ़ेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन इंसान आलसी होता गया, वो इतना लंबा शब्द नहीं बोल के बोलता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलता है? हाँ, यह सच है, यह कहना गलत है, लेकिन ऐसा ही बोला, ऐसा ही पढ़ा, ऐसा ही लिखा। इसे चेंज नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इमेजिन करिएगा, हमारे पास मीथेन है। क्या है? मीथेन और O2 की रिएक्शन होगी तो क्या CO2 और H2 बनेगा? इस प्रोसेस में क्या एनर्जी का चेंज होगा? कभी रिलीज तो कभी एब्सॉर्ब होगा, कभी एक्सो तो कभी एंडो होगा। अरे हाँ या ना? इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में इंथैल्पी का चेंज होगा कि इंथैल्पी होगा? लेकिन उसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा, चेंज इंथैल्पी बोला नहीं जाएगा। ऐसा ही लिखा, ऐसा ही पढ़ा जाता है, हमें भी ऐसा डलना होगा। इज इट क्लियर? तो कोई मुझसे कहे हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी चेंज। कहां पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में। सरल भाषा में क्या हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं? अरे शायद इंथैल्पी को हीट ऑफ रिएक्शन भी तो बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा डेल्टा एच आर विच इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। हम जो पढ़ने वाले हैं पहले उसका नाम तो देख लो। अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी अगले आधे घंटे पढ़ना शुरू भी नहीं करेंगे। आधे घंटे हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेल्टा एच। और डेल्टा एच को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, तो कभी हीट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। जैसा कि आप भली भांत परिचित है, बहुत अच्छे से परिचित है, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो अगर, तो क्या उसे डेल्टा एच बोला जाता है? लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो बोलो 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 उसे, अरे हाँ या ना? यानी जब आप सवाल पढ़ना तो ध्यान से आंखें खुली रखना, कंडीशन को भी देखना। कभी कांस्टेंट प्रेशर हो तभी डेल्टा एच निकालना, कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो डेल्टा। डेल्टा एच से डेल्टा ही निकालना आता है क्या? बोल के बताएंगे। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जाएगा, सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखना, सारी बातें पॉइंट बना के लिखते चले। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच क्यूपी एंड डेल्टा ई क्यूवी, ये सब आपको पहले से पता है। डेल्टा एच क्यूपी एंड डेल्टा ई क्यूवी। मैं आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, ये भी पता आपको? लिखते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच एक्सटेंसिव, डेल्टा एच एक्सटेंसिव
सब आपको पहले से पता है, बस एक बार हम खुद को तैयार कर रहे हैं। डेल्टा एच एक्सटेंसिव, मुझे वह बता दे, डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन? ये भी आपको पहले से पता है, लिख लेंगे डेल्टा एच स्टेट फंक्शन। बस फर्क इतना है, आज ये डेल्टा एच केवल 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 किसका है? रिएक्शन का। किसका है? तो ऐसा ऐसा लिख दो चलेगा, लिख लीजिएगा। आज हम जिस इंथैल्पी को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, अपने आप में अंदर ही अंदर ये नाम बोलते रहना, क्लास में सोच के बैठेंगे, जितना पढ़ा वो पूरा पूरा यही याद करेंगे। हेलो, घर जाके याद करना पड़ा आपने टाइम वेस्ट किया, कुछ और करो ना उस टाइम, यही याद करो, पर उस फोकस से होके बैठना पड़ेगा। कॉपी में लिखते लिखते याद करना होगा, आप लिखते तो है, तो देखते कहीं और है। फोकस। हेलो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। उसमें क्या निकालने वाले हैं? उससे क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। उसे कभी ये बोला जाएगा। ये स्टेट फंक्शन से आप सबको पहले से पता है। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ लूं, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, उसका डेल्टा एच 20 कितना है? तो बताएं इसका डेल्टा एच कितना? ये कैसे बता दिया आपने? रिएक्शन होगी रिवर्स तो डेल्टा एच भी होगा। ये सोचने के लिए दिमाग लगाना पड़ा, कॉमन सेंस। अब दिक्कत यानी दिक्कत क्या है, एग्जाम में सवाल आता है दिस देन दिस, तो बच्चा कहता है यस ट्रू, फिर वहां लिखा होता है दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ, दिस इज बेस्ड ऑन, तो तीन चार उपाय नाम होता है, किरचॉफ लॉ, फलाना लॉ, दिस लॉ, और एक होता है कॉमन सेंस एंड लॉजिकल लॉ। तो बच्चा टिक करके आता है कॉमन सेंस एंड लॉजिकल लॉ, आंसर आता है नेगेटिव कोलैप्स। ये जो आपने मुझे बताया, हाँ ये कॉमन सेंस है हमारे लिए, लेकिन याद रखें ये एक लॉ पे बेस्ड है जिसका नाम है लेवॉइयर एंड लाप्लास लॉ। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन, थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन, जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो दो लॉ पे चलती है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स कितने लॉ थे? थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स, स्लॉट 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 स्लॉट, तो थर्मोकेमिस्ट्री कितने लॉ है? अपना तो कॉमन सेंस है, पर कोई नाम पूछ दे ऐसे भी हमें क्या पता, नाम पता होना चाहिए। हेलो, लिखिएगा नंबर 1, लेवॉइयर एंड लाप्लास लॉ। रिएक्शन को उल्टा करने से डेल्टा एच उल्टा होगा। ये जो आपके लिए कॉमन सेंस था, कभी खोजने पे आया था। ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन एक बार फिर भी हम कॉपी में लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान है, देखना इसे हम दो रूल पे खत्म कर देंगे, लेकिन जो बारीकियां है आप वो गलत कर देते हैं। दिक्कत ये, बड़े बड़े सवाल तो आप कर लोगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें, जैसे भाई कोई पूछ लॉ क्या है, तो आप ये गलत करके आ जाते हैं। हेलो, चलिए थर्मोकेमिस्ट्री में पहला लॉ सबको क्लियर है? एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ लो, क्या? डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन? तो अगर कभी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन, तो डेल्टा एच सेम रहने, चाहे उसे किसी भी तरीके से कराओ वो तो सेम आने वाला है। मान लेते रिएक्शन ए से बना, ए से बना, ए से बना, और उसका डेल्टा एच है डेल्टा एच, ठीक है? तो मैंने इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से कराया, एक बार ए से सी से बी, एक बार ए से, एक सी से, रिएक्शन बदलेगी तो डेल्टा एच बदलेगा, ट्रू और फॉल्स? रिएक्शन बदलेगी तो डेल्टा एच बदलेगा, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोलेंगे। मैंने बोला ए से बना बी, ए से बना सी, इन दोनों का डेल्टा एच अलग होगा सेम होगा? क्यों क्यों क्यों? स्पीसीज अलग है, बॉन्ड अलग है, बॉन्ड टूटे होंगे, बॉन्ड बने होंगे, एनर्जी का एक्सचेंज अलग होगा। हाँ या ना? तो अगर रिएक्शन अलग होगी तो एनर्जी का एक्सचेंज अलग होगा कि सेम? पक्की बात। के साथ कुछ लिख रहा हूं, समझ में बताना। मैंने कहा डेल्टा एच बराबर, क्या बोला मैंने? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ये कॉमन सेंस तक दिमाग लगाना पड़ा। अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव प्लस डेल्टा एच सिक्स, ये आसान है, कॉमन सेंस है? अरे बोलो ना, पक्का ना? जिस दिन आपने कहा स्टेट फंक्शन है, क्या ये सारी बातें ऑटोमेटिक आ गई? लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कॉमन सेंस है ये किसी लॉ पे नाम बेस्ड है, और इस लॉ का नाम क्या है? हेस लॉ। क्या नाम है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हेस लॉ। तो जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो दो लॉ पे बेस्ड है, दोनों लॉ आपको पहले से आते थे, एक बार आपने बस कॉपी में लिख लिया।
आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें अलग अलग केस में हम डेल्टा एच निकालने वाले हैं। डेल्टा एच को कई नाम से पुकारा जाता है, कभी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कभी हीट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। हमेशा कंडीशंस का ध्यान रखें। कांस्टेंट प्रेशर पे बोले तो वो डेल्टा ई है, कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो डेल्टा ई है। जो पूरी की पूरी थर्मोकेमिस्ट्री है, हालांकि हमारे लिए कॉमन सेंस पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी हमें कुछ लॉ याद करने होंगे। एक है लवॉइजियर एंड लाप्लास और दूसरा है हेस लॉ। हमारे लिए तो कॉमन सेंस है, अरे हाँ या ना? ये मैं आपको नहीं बताता तो क्या आप ये नहीं करते, लेकिन जब लॉ पूछ के सवाल आता फिर आप नहीं करते। समझ पा रहे क्या? एक बात बताओ, आज हम क्या निकालने वाले हैं? डेल्टा एच। क्या निकालने वाले हैं? तो क्या डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन का हम डेल्टा एच निकालेंगे? क्या उसके लिए हमें रिएक्शन लिखना होगा? क्या रिएक्शन हम अपने मन से लिखेंगे? क्या रिएक्शन लिखने का कुछ नियम होगा? वो जो हम रिएक्शन लिखेंगे, जो कुछ नियम से लिखी जाएगी, उस रिएक्शन का नाम होगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? आज हम क्या निकालने वाले हैं? डेल्टा एच। उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? क्या अपने मन से लिखा जाएगा? क्या कुछ नियमों से लिखा जाएगा? जो नियमों के बाद बन के आएगा उसका नाम रिएक्शन नहीं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मन में सवाल तो आया होगा, साहब ये बता दो आखिर ये क्या है? यस और नो। दुनिया की कोई भी रिएक्शन, क्या बोला मैंने? अगर वो बैलेंस है, अगर वो और उसमें सभी स्पीसीज का फिजिकल स्टेट स्पेसिफाइड है और साथ में उसका डेल्टा एच भी लिखा हुआ है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक बच्चा जो पढ़ रहा है वो न्यूमेरिकल के लहजे सोचे, वो सोचे जब भी हमें डेल्टा एच निकालना होगा हमें रिएक्शन लिखना होगा, रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, फिजिकल स्टेट लिखना होगा और साथ में उसका डेल्टा एच भी लिखना होगा। हेलो, क्या क्या लिखना होगा? बैलेंस। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे आप सबका ध्यान से बोर्ड पर है क्या? मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2 प्लस O2 से बना H2। प्यारे बच्चों बताओ, क्या इसका नाम मैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन रख दूं? क्यों ना रखूं? चलो बैलेंस कर दिया आपकी खुशी के लिए। बताओ अब ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है? अब क्या कमी है? चलो मैं आपकी खुशी के लिए फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूं। क्या अब ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है? अब क्या कमी है? डेल्टा है, मतलब उसे बैलेंस भी होना पड़ेगा, उसे फिजिकल स्टेट भी लिखा होना पड़ेगा और साथ में डेल्टा एच भी लिखा होना पड़ेगा। अगर दुनिया में किसी रिएक्शन में ऐसा होगा उसी का नाम। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। आज जो हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डेल्टा एच निकालने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन का, उसमें हमें सबसे पहले लिखना होगा रिएक्शन और रिएक्शन का नाम होगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे लिख लेंगे। कोई ये ना सोचे कि हम यूं ही कोई रिएक्शन लिख के सवाल करेंगे ना, हम जो रिएक्शन लिखेंगे उससे क्या होना पड़ेगा? थर्मोकेमिकल रिएक्शन, यानी उसे बैलेंस तो होना पड़ेगा। मैं सच बताऊं, मैंने अभी तक जितना बोला पता मैं क्या कहता शुरू से? अगर मुझे एक एक बारीकी ना बतानी होती, मुझे बस निकालना होता, क्या कहता मैं? आज हम डेल्टा एच निकालने वाले, याद रखना रिएक्शन लिखेंगे, याद रखना उसे बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं समझे? कंक्लूजन यही है ना बस यार, बाकी सब कुछ कॉमन सेंस था, यस और नो। वही मैं बताना चाहता हूं, हम जो पढ़ने वाले बहुत आसान है मगर बारीकियां समझना है। इज दिस क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन एग्जांपल का लिखिए होगा। एक बच्चा कहता है सर रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, समझ में आता है। फिजिकल स्टेट लिखेंगे, समझ में आता है। फिर डेल्टा एच कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच। और दूसरी बात, ये डेल्टा एच है क्या? ये मैंने कहा सो सिंपल, ये चेंज इन एंथैल्पी, ये चेंज इन। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बनना बी, ए से बनना। जब ए था, क्या बोला मैंने? तो क्या ए की अपनी कुछ एंथैल्पी थी? जब ए से बी बना होगा तो क्या इसकी एंथैल्पी चेंज हुई होगी? बॉन्ड टूटे होंगे, नया बॉन्ड बना होगा। केमिकल काइनेटिक्स में आपने तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से रिएक्टेंस बॉन्ड बनाया भी था, कुछ बीच में इंटरमीडिएट भी बना होगा। बोलो ना,
तो क्या इन दोनों की इंथैल्पी में चेंज आएगा? और जब इंथैल्पी में चेंज आएगा तो चेंज निकाला आएगा। डेल्टा का एक नियम था, एक है, एक हमेशा रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या डेल्टा एच बराबर एच टू माइनस एच वन आएगा? हमेशा एच टू बड़ा होता कोई जरूरी है? हमेशा एच टू छोटा कोई है? कभी ये बड़ा तो कभी ये छोटा हो, कभी ये पॉजिटिव कभी ये निगेटिव हो। दुनिया की जितनी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन होंगी, क्या बोला मैंने, दुनिया की, या तो वो एक्सो या तो वो एंडो होंगी। अरे नाम तो सुना होगा, जल्दी से बता दो। एक्सो में एनर्जी रिलीज की अब्सॉर्ब, ये तो पता होगा। एंडो में एनर्जी रिलीज की अब्सॉर्ब, पक्की बात। और इसे ऐसे समझते हैं, ए से बनना बी, ए से बनना, तो एनर्जी रिलीज हुई कि अब्सॉर्ब? मान लेते हैं इसकी इंथैल्पी थी 100, कितनी थी? तो इसकी इंथैल्पी घटेगी कि बढ़ेगी? क्यों घटेगी? रिलीज हो गई। तो जब एनर्जी रिलीज हो गई तो उसकी इंथैल्पी तो घटेगी ना यार। यहां लिख दो 50 चलेगा? अरे चलेगा। कितनी थी, कितनी है, कितने की रिलीज? लिख दो प्लस क्यू, चलेगा। इस रिएक्शन को मैं ऐसा लिख दूं, ए माइनस क्यू से बना भी चलेगा। ये भी एक्सोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन है और ये भी एक्सोथर्मिक का। हेलो, क्या आप मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल के बता सकते हैं? बता दे, बता दे। डेल्टा का एक नियम था, एक है, एक रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यस और नो। 50 माइनस 100 कितना? माइनस 50, चलेगा। तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ए से बनना बी कॉमा डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, बताओ एक्सो है कि एंडो? एक्सो ऐसे भी लिखा जाएगा, एक्सो ऐसे भी लिखा जाएगा, एक्सो ऐसे भी लिखा जाएगा। कुछ बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता एक्सो एंडो पहचान करना आना चाहिए। ये वो आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आता है केमिकल कैरेक्टर्स का, वो एक्सो में प्रोडक्ट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? पिछले साल की ठीक है, नहीं आया। हाँ हाँ सर, आप नहीं गए, हाँ खैर बताएंगे। तो ऊपर से जो प्रोडक्ट नीचे था, याद आया? अरे याद आया क्या? तो अगर 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 मैं एनर्जी की बात करूं तो इसमें प्रोडक्ट नीचे होगा कि ऊपर होगा? बोल दो, आप मुझे बताएं। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी, तो कौन ज्यादा स्टेबल? प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। हेलो, दुनिया में, अब मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लो कॉमन सेंस का। प्रोडक्ट जो बना है वो स्टेबल बना है कि अनस्टेबल बना है? और चीजें स्टेबल होना चाहती है कि अनस्टेबल होना चाहती है? दुनिया में अक्सर रिएक्शन एक्सो होना चाहेंगे कि एंडो होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सो होती है वो रिलीज करके प्रोडक्ट बनाती है, उनका बनना ज्यादा फेवरेबल होगा, हाँ या ना? अब एक सवाल, क्योंकि आप सब अभी स्पॉन्टेनिटी पढ़ के आए, क्या दुनिया में केवल 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 एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होंगी? एंडो भी होंगी? क्या एंडो स्पॉन्टेनियस हो सकती है? एंडो स्पॉन्टेनियस कैसे होंगी? सर डेल्टा एच पॉजिटिव होकर भी डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं अपन? रिलेट कर पा रहे हो क्या? नहीं याद आ रहा है? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेंपरेचर। अरे जुबान पे याद है ना यार। फिलहाल 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 बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट की रिएक्टेड? ऐसे एंडो भी बता दोगे, लिखने का तरीका लिख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ, तो सारी बातें कॉमन सेंस की हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जल्दी से कॉलम बना के लिख लेंगे, एक तरफ एक्सो एक तरफ एंडो। तो जैसा एक्सो है बिल्कुल उसी के तर्ज पे एंडो है। हाँ, बस याद आपको ये रखना है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। जब वो रिएक्शन होती है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, और यही कारण है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है प्रोडक्ट से।
आपने लिख लिया है, एक छोटा सा सवाल चेक करने के लिए आपने क्या सीखा? लेफ्ट हैंड साइड पे एक रिएक्शन लिखी है, C+O2 से बना CO2। उसने बोला है इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आज मैं आपको बता रहा हूं ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगले लेक्चर तक आप सब पहचानना सीख जाएंगे कौन एक्सो कौन एंडो है। अभी इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है और एंडो में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। अपने सामने एक रिएक्शन दे रखी है, C+O2 से बना CO2। सवाल कह रहा है इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H? जल्दी बता देना। पूरी दुनिया को पता है, बोलो हाँ या ना। विच इज मोर स्टेबल? कंफर्म। यानी यहां पे जो प्रोडक्ट बना है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, हाँ या ना। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है विच इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड। अभी यहां पे एक वर्ड बोला जाता है, जो वर्ड आपको समझना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक कंपाउंड, क्या बोला मैंने? तो जैसे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो जो एक्सोथर्मिक का प्रोडक्ट होगा हम बोलेंगे वो एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? और यहीं पे अगर मान लो एंडोथर्मिक होता तो हम क्या बोलते हैं? एंडो। तो फिलहाल आपसे पूछ रहा है विच इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड, विच इज एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट, तो आंसर क्या होगा इसका भी? CO2। चलेगा। ऐसा बोला जाता है कि जैसा रिएक्शन होता है उसी की बेसिस पर प्रोडक्ट बोला जाता है, या प्रोडक्ट का नाम रिएक्शन की बेसिस पर रखा जाता है। चलेगा। ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों कि हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा आज? डेल्टा H। और डेल्टा H निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा? रिएक्शन। वो जो रिएक्शन हम लिखेंगे क्या उसका कुछ नाम होगा? क्या नाम होगा? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दुनिया की किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को क्या बैलेंस होना पड़ेगा? मैं एक लाइन में समअप करूं बच्चों तो मैं सिंपल सी बात अभी तक आपसे कह रहा था, वो भैया डेल्टा H निकालना है तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। चलेगा। मैं कुछ कॉमन सेंस के सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? ये जो किसी रिएक्शन का डेल्टा H, इमेजिन करो रिएक्शन हो रही है, इमेजिन करो, और उसमें कुछ एंथैल्पी का चेंज है, हाँ या ना। तो जो उसका एंथैल्पी का चेंज है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा? कुछ फैक्टर पे डिपेंड। पक्की बात। कॉपी लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग डेल्टा H। अब आप इसे थ्योरी मान के मत पढ़ना, आप इसे ये मान के पढ़ना जब हम सवाल करेंगे इन इन पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग डेल्टा H, फैक्टर्स इफेक्टिंग डेल्टा H। कुछ कॉमन सेंस की बातें सब आपको पता है, फिर भी एक बार हम लिख लें। फैक्टर्स इफेक्टिंग डेल्टा H। मैं आपसे पूछता हूं, अगर सवाल बोला आपको कांस्टेंट प्रेशर, क्या बोला? तो आप क्या समझोगे? आपको डेल्टा H निकालना है कि डेल्टा E? लेकिन अगर सवाल में बोल दे कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोल दे? तो आपको क्या समझना है? यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कंडीशन के बदलने से ये बदल जाएगा। तो सवाल पढ़ते समय सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? कंडीशन। लिखिएगा नंबर 1 रिएक्शन कंडीशन, लिखिएगा नंबर 1 रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। वहां लिखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H और कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा E। रिएक्शन कंडीशन। तो जब भी आप सवाल करेंगे सबसे पहले आप कंडीशन को देखेंगे, आंख बंद करके सवाल नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं आप गलती करेंगे। चलेगा। एक दूसरा कॉमन सेंस का मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, H2 प्लस O2 से बना H2। बताओ क्या इसे मैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोल दूं? क्यों ना बोलूं? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। लो मैंने आपके लिए बैलेंस कर दिया, क्या इसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोल दूं? क्यों क्यों क्यों? लो मैंने आपके लिए फिजिकल स्टेट भी लिख दिया, गैस गैस लिक्विड, गैस गैस गैस। हेलो, क्या इन दोनों को अब मैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोल दूं? अभी कुछ और बाकी है? डेल्टा H मैं लिख दूं बगल में, डेल्टा H चलेगा। अब आपसे सवाल पूछता, पूछ लो क्या? ऊपर वाली रिएक्शन का होगा क्या वही डेल्टा H नीचे वाले का होगा? क्यों नहीं होगा? फिजिकल स्टेट बदला है तो उनकी अपनी एनर्जी कंटेंट बदली है, उनका अपना हीट कंटेंट बदला है। ये तो मानते नहीं मानते हो? H2O लिक्विड की H2 गैस की एंथैल्पी सेम होगी डिफरेंट होगी? तो जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी से डिफरेंट होगी तो चेंज भी तो डिफरेंट होगा। यानी कि फिजिकल स्टेट के बदलने से डेल्टा H बदल
आप केवल रिएक्शन ना देखना, ध्यान से आपको फिजिकल स्टेट भी देखना होगा। सबसे ज्यादा आप गलती यही करते हैं, हमेशा रिएक्शन देखते हैं, हमको जो बनाना है सोचो जो दिया से कैसे करें, रिएक्शन को जोड़ते भूल जाते हो फिजिकल स्टेट भी पॉइंट। इज दिस क्लियर? यानी जब आप सवाल करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? कंडीशन, फिर क्या देखेंगे? फिजिकल स्टेट। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, रिएक्शन मत लिखना, बस पॉइंट लिख लो। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जब आप सवाल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है प्यारे बच्चों? कंडीशन, फिर क्या देखोगे? फिजिकल स्टेट। आइए देखते हैं, आपके सामने दोनों रिएक्शन है, लिखिए क्या? मान लेता हूं दोनों के लिए कांस्टेंट प्रेशर है, दोनों के लिए, यानी हमें दोनों का क्या निकालना है? डेल्टा है। अब हमने रिएक्शन लिख ली है, कुछ भी लिख देंगे कि वो थर्मोकेमिकल होना पड़ेगा। तो ये दोनों रिएक्शन थर्मोकेमिकल है कि नहीं है? क्या बैलेंस है? है। क्या फिजिकल स्टेट लिख दे? लिखा सॉलिड, लिखा गैस, लिखा गैस, लिखा सॉलिड, लिखा गैस, लिखा गैस। अब बताओ क्या ये दोनों थर्मोकेमिकल रिएक्शन है? पक्का? अरे साथ में डेल्टा एच लिखना पड़ेगा, लिखते हैं साथ में डेल्टा एच लिखते हैं। यहां लिख देता हूं मैं ग्रेफाइट, क्या लिख रहा हूं मैं? और यहां लिखा है मैंने डायमंड। अच्छा, दोनों ही सॉलिड होते हैं लिक्विड होते हैं? अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का मुझे डेल्टा एच लिखना पड़ेगा? अच्छा बताओ, इस डेल्टा एच को शब्दों में पढ़ के बताओ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, आया ना? अब मैं ऐसे बोलूंगा, इस थर्मोकेमिकल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन और इस थर्मोकेमिकल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल और डिफरेंट। क्यों? तो अभी आपने कहा कंडीशन देखना, लो सेम है, आपने कहा फिजिकल स्टेट देखना, लो सेम है। अब क्या दिक्कत आ गई? रिएक्टेंट में एलेक्ट्रॉन्स आया, यानी कि डिफरेंट इंथैल्पी आया। जब डिफरेंट इंथैल्पी आया तो चेंज भी तो डिफरेंट होगा। यानी जब आप सवाल करोगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा फिजिकल स्टेट बस कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। आप इन्हें थ्योरी मान के ना पढ़े, आप इन्हें ये मान के पढ़े जब हम सवाल करेंगे तो किन किन कंडीशन पे ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कंडीशन एंड नंबर 2 फिजिकल स्टेट, नंबर 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। चलेगा? एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ लू क्या? डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव, तो अमाउंट के बदलने से बदलेगा नहीं बदलेगा? मान लो आपको डाटा दिया 1 मोल का, किसका दिया? और आपसे पूछा 2 मोल का, तो एज इट इज वही लिख दोगे आंसर कि चेंज करोगे? आपने सवाल भी किए हैं, एग्जाम में भी सवाल आया था, 5 मोल का पूछा था। यानी हमेशा आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी, क्या ध्यान रखना है? और हमने क्लास में सवाल किया था वो जेई वाला, याद हो जिसका ऑप्शन मैंने कहा था मोल मोल में आया था, आंसर आया था कुछ याद हो आपको 76 के आसपास, याद आया? लेकिन मैंने कहा सारे ऑप्शन पे परमोल 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 परमोल, तो आंसर केवल परमोल वाला ही जाएगा। मतलब आंख बंद करके सवाल नहीं किया जाएगा, यूनिट को भी देखना होगा, क्वांटिटी को भी देखना होगा, यस और नो। फोर्थ फैक्टर लिखिएगा, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। बस हेडिंग लिख लो, कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं, सब आता है। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, यस और नो। तो जब हम सवाल करेंगे कितने फैक्टर देखेंगे दिमाग में, ऐसा नहीं ब्लाइंड लिखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? फिर क्या देखेंगे? फिर क्या देखेंगे? फिर क्या मैंने लिखा नहीं, क्या देखेंगे? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, यस और नो। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लो मैं आपसे, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? यार आपको एक फॉर्मूला याद होगा, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, सबको याद है? नहीं याद है? अगर ये QP है, अगर ये तो इसे कह दो डेल्टा एच, चलेगा? मेरा सवाल आप सबसे है, क्या टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एच बदलेगा? मतलब आंख बंद करके ये ना सोचना कि टेम्परेचर बदलने डेल्टा एच बदलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर के बदलने से भी डेल्टा एच बदल जाएगा। तो जब आप सवाल करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? फिर से बोलो, कंडीशन, फिर क्या देखेंगे? फिजिकल स्टेट, फिर क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन, फिर क्या देखेंगे? क्वांटिटी, और फिर क्या देखेंगे? नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर। लिखिएगा, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, on changing temperature, on changing temperature, delta H of reaction changes. On changing temperature,
डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, this change is explained by Kirchhoff equation. This change is explained by Kirchhoff equation. टेम्परेचर के बदल जाने से डेल्टा एच बदल जाएगा. सवाल है कितना बदलने से कितना बदल. यह समझाने के लिए मार्केट में कौन आया? किरचॉफ इक्वेशन. किरचॉफ इक्वेशन क्या कहता है आइए समझते हैं. मुझे आप सबका ध्यान से बोल पर. अरे है क्या? तो उन्होंने कहा सो सिंपल. क्या बोला? इसका जो डेरिवेशन है वहीं से आया है, हीट कैपेसिटी से. मैं डेरिवेशन ही बता रहा हूं, उसको फॉर्मूला रखना है, चलेगा? ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच अपॉन T2 माइनस T1 T2 माइनस बराबर डेल्टा Cp बराबर डेल्टा. ये बताओ डेल्टा एच ए का कि बी का कि पूरी रिएक्शन का? तो डेल्टा एच T1 पूरी, T2 पूरी पूरी, तो डेल्टा सी पूरी. मान लेते हैं मेरे पास ए से बनना बी. क्या बोले मैंने? तो मैं डेल्टा सीपी पूरी रिएक्शन का लिखूंगा कि ए का कि बी का? तो पूरी रिएक्शन का डेल्टा सीपी निकालने का तरीका है समेशन डेल्टा सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्टर. चलेगा? अरे चलेगा. मतलब आपको प्रोडक्ट का दिया होगा, रिएक्टेंट का दिया होगा, फटाफट समेशन करके निकाल लोगे रिएक्शन का. अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा सीपी. तो कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही, कांस्टेंट वॉल्यूम की. मान लो सवाल में कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप मुझे बता दो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आता? पूरी क्लास अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो जहां डेल्टा है वहां डेल्टा. दूसरा फॉर्मूला पूरी क्लास बोल के बताएगी. डेल्टा ई T2 माइनस डेल्टा ई अपॉन बराबर डेल्टा रिएक्शन का कि ए का कि बी का. कैसे निकाला जाएगा? समेशन डेल्टा सीवी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा सीवी रिएक्टेंट. यस और नो? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट किरचॉफ इक्वेशन. तो किरचॉफ इक्वेशन की मदद से हम अलग अलग टेम्परेचर का डेल्टा एच बता सकते हैं. सो सिंपल. हाँ मोलर इंटेंसिव है, एक मोल से मल्टीप्लाई करते ही अब नहीं रह गया वो, जैसा कप्पा और जी के साथ हमने किया था, याद करो. 1 ml का कंडक्टेंस हमने लिखा था कप्पा, फिर कप्पा कप्पा जोड़ दिया था, याद आया? इस बात को समझने के लिए एक छोटा सवाल करते हैं और फिर आगाज करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का. अभी तक हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू नहीं किया, हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी तैयारियां कर रहे थे. हमने कहा भाई साहब अपने को डेल्टा एच तो निकालना है. मैं समझ कर रहा हूं, सुना ध्यान से. डेल्टा एच निकालने के लिए हमें रिएक्शन लिखना होगा. यूं ही कोई रिएक्शन ना लिख देना, वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, उसे बैलेंस करना होगा. सबसे बड़ा खेल यही, मैं सही बताऊं तो बच्चा इतना सीख ले, मुझे डेल्टा एच निकालना है, रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, बस. और मैंने कुछ नहीं बोला. नहीं समझे? बाकी सब कॉमन सेंस है, बाकी सब नाम है, नाम आपको बताने थे, याद हो गए. लेवोइज़ियर, लाप्लास, हेस्लॉ. हेलो, अभी तक मैंने अगर कोई मुझसे कहे क्या बोला, मैंने कहा 2 चीजें बोली. डेल्टा एच निकालना है, रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना पड़ेगा. इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. कंडीशन देखनी पड़ेगी, फिजिकल स्टेट देखना पड़ेगा, क्वांटिटी देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट. और एक छोटा सवाल करते हैं और फिर शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. बोलो क्या? if for the reaction A gives B, if for the reaction A gives B, Cp of B is equal to 6 joule per Kelvin per mole and Cp of A is equal to 4 joule per Kelvin per mole. If Cp of B is 6 and Cp of A is 4, समझ पाए? If heat of reaction, if heat of reaction at 400 Kelvin, if heat of reaction at 400 Kelvin
is minus 400 joule. If heat of reaction at 400 Kelvin is minus 400 joule per mole, then calculate delta H at 500 Kelvin under these conditions. Then calculate delta H at 500 Kelvin under these conditions. इन कंडीशंस में आपको डेल्टा एच निकालना है 500 केल्विन का. क्या पूरी क्लास से बन जाएगा? टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एच बदल जाएगा, हाँ या ना? केवल एक फॉर्मूला, किरचॉफ इक्वेशन. एग्जाम में सवाल आ चुका है अभी रिसेंटली, याद रखना इंपॉर्टेंट है. हमारे एग्जाम में सवाल रिपीट नहीं, अक्सर रिपीट होते हैं. फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए. फॉर्मूला याद करना कितना आसान है. T2 minus T1 upon T2 minus T1 डेल्टा Cp. हेलो, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है. पूरी क्लास चाहिए. डेल्टा एच दे रखा है 400 केल्विन का और आपसे 500 केल्विन का पूछा है. जल्दी से आंसर बता दे. कुछ बच्चों का आंसर अलग कैसे आ सकता है? अभी से गलती. थर्मोकेमिस्ट्री में देखना एक चीज आपके साथ बहुत होने वाली है. आज पहली बार आपको लगेगा कि आपको प्लस माइनस नहीं आता. आज मल्टीप्लिकेशन दिक्कत नहीं आएगी आपको दिक्कत आएगी प्लस माइनस में. किस में आएगी? किसी कारण से माइनस में कुछ आएगा, किसी कारण से प्लस में कुछ होगा. मल्टीप्लाई भी आप कर लोगे, वो तो ठीक है. मैं कहना ये चाहता हूं तसल्ली से कैलकुलेशन करेंगे. कैसे करेंगे? चलिए, सबका आंसर आ चुका होगा. यार ये बताओ, फॉर्मूला लगाना आया कि नहीं आया? बोल के बता दो. डेल्टा एस T2 आया. कितना आसान है. T2 minus T1 बराबर डेल्टा Cp. अरे हाँ है ना? रिएक्शन का कि ए का कि बी का? रिएक्शन का. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. एक एक है, मल्टीप्लाई 1 कर. 6 minus 4 कितना आया? 2. व्हाट इज द डेल्टा Cp? 2 लिख दो. 2 चलेगा. T2 मान लो 500 को चलेगा. तो डेल्टा H 500 माइनस माइनस प्लस 400. हेलो, अपॉन 100 चलेगा. मल्टीप्लाई होगा 200. 400 उधर जाएगा, माइनस 400. एंड आंसर इज, कितना आसान है यार. बताएं, आप ये नहीं कर पाए. पर केल्विन पर मोल कुछ भी लगा देते हैं, सब क्या जाता है. हम आप कैसे लिख देते हैं? डॉक्टर भाई राइटिंग समझ नहीं आता है. हेलो, आसान था क्या? चलिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले, अब पढ़ना शुरू करने वाले. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें बार बार हम क्या निकालेंगे. उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा और उसे बैलेंस करना. रिएक्शन अपने मन से लिखा जाएगा कुछ नियम से. आइए एक एक करके रिएक्शन समझते हैं. लिखिएगा. नंबर 1, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नंबर 1, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाले, इंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन निकाल रहे. पर बोल कैसे रहे? लेकिन हम निकाल क्या रहे? इंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन. चलेगा. इसे बोलूं मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन. चलेगा. तो लिखिएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन. एक मिनट. हम लोग H निकाले, डेल्टा H. डेल्टा H रिएक्शन का निकाले, डेल्टा H फॉर्मेशन का निकाले. एक मिनट. फॉर्मेशन भी तो एक रिएक्शन है. क्या बोला मैंने? कंबस्शन भी तो एक, न्यूट्रलाइजेशन भी तो एक, हाइड्रोजनेशन भी तो एक. यस और नो? फेज ट्रांजिशन भी तो एक. क्या रिएक्शन एक कॉमन नेम नहीं हुआ? और उस रिएक्शन के बहुत सारे नेम नहीं हुए? तो उस रिएक्शन में सबसे पहला नेम हम क्या पढ़ रहे हैं? तो जब आप लिखा करते थे डेल्टा HR, मैं लिखूं डेल्टा HR, चलेगा. कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, तो कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है. लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एक मिनट. आपको वो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन याद है क्या? अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है, कैसी है? तो आप उसे डेल्टा HF बोलोगे, डेल्टा HF नॉट बोलोगे. पक्की बात. लिखिएगा. हेडिंग में पहले इसे लिखना. हेडिंग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन. वही लिख देना. डेल्टा HF और डेल्टा FH दोनों ही तरीके से लिखा जाता है. जो ज्यादा फुर्सत में होते पूरा फॉर्मेशन लिख देते. फॉर्मेशन नहीं समझ पाए, अब आप देख ले.
नीचे लिखिएगा, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ कंडीशन नॉट स्पेसिफाइड, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ कंडीशन not specified, in numerical problem if condition not specified, delta hf is equal to delta hf naught. समझ पाए? तो आप ज्यादा वेट मत करना, सर डेल्टा एच एफ नॉट है, ये है, अपने से मानते चलना, ठीक है, मान लेना गलती होगी प्रीति वाले की, हेलो, कभी वो एफ दे कभी नॉट, हाँ ठीक है, आपको नॉट लगे नॉट नॉट लगा दे, ना लगे हटा देना, ठीक है, इसमें ज्यादा लोड नहीं। इज दिस क्लियर? चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं बता दूं पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में केवल 3 लिया, कितनी है? जब मैंने एक्सटेंसिव बोला, सारे अलजेब्रा के नियम लगाऊं कि ना लगाऊं? पहला लेवल क्रॉस, दूसरा लेवल। प्यारे बच्चों, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में केवल 3 जगह फॉर्मूला, 3 जगह, और बाकी जगह केवल 3 जगह फॉर्मूला और बाकी जगह, घबराओ नहीं, दिमाग सुनते ही बहुत आसान है। हमसे पूछा है, सोचो जो हमारे तो जैसा रिएक्शन साथ वैसा डेल्टा एच के साथ, वही दिमाग है। वो पहले भी किया है, कॉल में भी किया है, हाफ सेल में भी किया है, बोलो हाँ या ना? वो फिर से करने वाले हैं, चलेगा? पॉइंट नंबर 1, डेल्टा एच एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तो अलजेब्रा के सारे नियम चलेंगे नहीं? अब जितनी बातें भूल कर क्यों रहे थे? ताकि नाम याद रखो, ठीक है? अब जो जो बोल रहा वो सुनना, ठीक है? आपने अभी तक क्या सीखा? हम डेल्टा एच निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले? तो उसके लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन अपने मन से नहीं लिखा जाएगा, कुछ नियमों से लिखा जाएगा, कोई भी सवाल किया जाएगा, याद ही रखा जाएगा, डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अलजेब्रा का नियम लगाया जाएगा, केवल 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह, केवल 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह, और कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह। ये बात अलग है, 99% फॉर्मूले वाले आएंगे। अच्छा ठीक है, फिर दिमाग खर्च नहीं होगा, चलेगा? केवल 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, हम जितनी भी बातें करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड फॉर वन, इज डिफाइंड फॉर, मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जब फॉर्मेशन होगा एनर्जी का चेंज, तो डिफाइंड फॉर। मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कोई कंबस्ट हो रहा होगा, डिफाइंड फॉर वन वर्ड। मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसी का हाइड्रोजनेशन हो रहा होगा, डिफाइंड फॉर वन वर्ड। मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, किसी का हाइड्रेशन हो रहा होगा, डिफाइंड फॉर, कोई भी नाम आए, डिफाइंड फॉर। शुरू करें पढ़ना फिर से, कितने नियम है? 3। नंबर 1 डेल्टा एच, और बोल दो डेल्टा एच। नंबर 2, 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह दिमाग, 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह। एंड पॉइंट नंबर 3, ऑल डेफिनेशन डिफाइंड फॉर वन। मैंने क्या बोला? आओ इसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक लाइन लिखिएगा, it is the enthalpy change, it is the enthalpy change। गौर करिएगा, मैंने इंथैल्पी चेंज बोला है। क्या बोला मैंने? इंथैल्पी। मैंने ना तो इवॉल्व बोला ना तो एब्जॉर्ब बोला, मैंने क्या बोला है? चेंज। मतलब कभी पॉजिटिव, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है वो एक्सो की एंडो? कुछ भी। अगर मैं बोलता एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी यानी कि वो एक्सो है, मैं कहता इट इज द एनर्जी एब्सॉर्ब, तो वो हमेशा, मैंने क्या बोला? इट इज द एंथैल्पी चेंज। चेंज मैंने बोला तो मतलब मैं बचना चाहता था, ना तो एब्सॉर्ब बोला ना तो इवॉल्व बोला। तो आप क्या मान के चलोगे? फॉर्मेशन की रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? कुछ भी हो सकती है, यस और नो? आगे बताओ, आपको वर्ड पकड़ना है ऐसे ऐसे, ठीक है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, आ गया 1 मोल, सभी डेफिनेशन में 1 मोल तो आएगा, अभी शुरू हुआ है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is formed from its, when 1 mole of a substance is formed from its constituent element, when 1 mole of a substance is formed from its constituent
element in their most stable, in their most stable naturally occurring form, in their most stable naturally occurring form, or in their most abundant form, or in their most abundant form, or in their most abundant form, or in their most abundant. आपने क्या लिखा आइए समझते हैं बात से। आप सबका मुझे पूरा बोर्ड पीछे आगे क्या, इट इज द इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी मतलब कभी रिलीज भी हो सकता है, कभी एब्सॉर्ब। व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन वन मोल ऑफ अ, लेट्स इमेजिन मुझे पानी का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, मुझे पानी का, क्यों? क्योंकि सवाल मुझसे पूछा है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी, तो जो पूछा है क्या सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा? तो जब उसने मुझसे पानी का फॉर्मेशन पूछा है तो मुझे पानी का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा, पक्की बात। अब मैंने पानी का फॉर्मेशन लिखना है, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं पानी का फॉर्मेशन पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए सारे तरीके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हर रिएक्शन में अपने को तो पानी निकालना है। हेलो, प्रोडक्ट बाद में बनाना है, पहले पानी लीजिएगा फिर सोचेंगे कुछ तो बनेगा। अब क्या 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 हम दुनिया की हर रिएक्शन को पानी का फॉर्मेशन मान ले? थर्मोकेमिस्ट्री कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जब भी किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन लिखा जाएगा, जब भी किसी सब्सटेंस का, उसका एक मोल ही केवल बनाया, उसका एक मोल ही केवल बनाया, उसका एक मोल ही केवल बनाया। लेट्स इमेजिन अभी मैंने लिख दिया H2 लिक्विड, चलेगा? तो H2 लिक्विड का मुझे फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, तो H2 लिक्विड मुझे कितना मोल लेना है? एक मोल। कितना मोल लेना है? किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखा जाएगा, उसका 1 मोल ही लिया जाएगा ऑफ अ सब्सटेंस। क्या बोला है? एक समय में एक ही लिखना। ऐसा नहीं कि सर बच्चे ने कहा सर मैं मल्टीपल में कैसे, सर मैं CO2 भी साथ में लिखूंगा H2 भी साथ में लिखूंगा, नहीं, एक समय में एक, एक समय में, एक समय में। तो मैं अभी पानी का फॉर्मेशन लिख रहा हूं, तो केवल लिख दो पानी, चलेगा? अब इसको बनाना है, इसको किससे बनाना है? फ्रॉम इट्स कांस्टेंट। तो उसके कांस्टेंट एलिमेंट कौन है? एक मिनट, H2 एलिमेंट नहीं है? अच्छा, बचपन तो पढ़ा ही नहीं सर। एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड समझ में आता है। एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और, लेकिन उसे एलिमेंट से नहीं बनाना है। सुनना ध्यान से, एक मोल बनाना है, उसके एलिमेंटल फॉर्म को तो लिखना है, लेकिन एलिमेंट बस नहीं लिखना, उस एलिमेंट का वो फॉर्म लिखना है जो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट है, जो नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल, जो नेचर में सबसे ज्यादा, जो नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसी से बनाना है। यस और नो? हमने आसपास अपनी दुनिया देखी है, अरे देखी है। जब भी हम हाइड्रोजन ढूंढने जाएंगे, हमें बता दो हाइड्रोजन नेचर में सबसे ज्यादा कहां मिलता है? H2 की पानी में। क्यों? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पानी नहीं है? बोलो 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 ना, इस अर्थ में चलो, सबसे ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन हमें उसका वो फॉर्म बताना है जिसमें केवल वो एलिमेंट हो। H2O में तो दूसरे एलिमेंट भी आ गए ना, तो वो उसका फॉर्म नहीं हुआ, वो उसका मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म हुआ, हाँ या ना? तो उसकी बात नहीं, वो प्योर एलिमेंट में हो, केवल वही हो, वो बताना है। अब नेचर में सबसे ज्यादा कौन है? बोल दो, पक्का? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म कौन हुआ? ये जो स्टेबल फॉर्म होते हैं इन्हें बोलते हैं रेफरेंस स्टेट। क्या बोलते हैं? तो थर्मो कहता है जब भी किसी सब्सटेंस को बनाना, उसके एक मोल को बनाना, कांस्टेंट एलिमेंट से बनाना, वो वाला फॉर्म होना चाहिए जो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट है। उसी का नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? तो आप मुझे बता दें हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट क्या है? H2 गैस क्या है? हमने पूछा साहब ऐसा क्यों? वो है क्योंकि वो है, क्या कहा उन्होंने? क्योंकि रहने के लायक, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी, माना ना। कोई नेचर में क्यों है? क्योंकि हिम्मत रखता था रहने की, नहीं तो न जाने कितने आए चले गए। यस और नो? इस दुनिया में जितने आए, अरे यार हर चीज जो टिकी है क्यों टिकी है? यस और नो? अदरवाइज वो होता नहीं। यानी हाइड्रोजन का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है? तभी तो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट है। यस और नो? आते कार्बन पे। अब बताओ कार्बन नेचर में कैसे कैसे मिलता है? पहली बार बताओ, कार्बन सॉलिड मिलता है लिक्विड मिलता है? अब सॉलिड में कितने फॉर्म?
ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फुलरेन। अरे बोलो ना। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा नेचर में क्या है? सबसे ज्यादा उस एलिमेंट का प्योर फॉर्म, उस एलिमेंट का प्योर फॉर्म सबसे ज्यादा नेचर में क्या है? कोक है, कोल है। कोल कार्बन का प्योर फॉर्म है। अच्छा, ग्रेफाइट और डायमंड और बकमिस्टर फुलरेन शायद यही कार्बन के एलोट्रॉप कहे जाते हैं। क्यों कोयले को एलोट्रॉप क्यों नहीं बोलते? अब सोचेंगे, होमवर्क है। खैर, मेरे पास तीन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, और बकमिस्टर फुलरेन। नाम तो सुना होगा ना। सबसे ज्यादा नेचर में कौन मिलता है? क्यों? डायमंड तो बड़ा रिजिड है, बड़ा हार्ड है, मगर वो मिलता नहीं है। थर्मो कहता है जो नेचर में है, क्योंकि वो है। अरे हाँ या ना? तो नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन माना जाएगा? ग्रेफाइट की, डायमंड की, बकमिस्टर फुलरेन? तो बताए विच थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है कि डायमंड ज्यादा स्टेबल है? क्यों क्यों क्यों? तो थर्मो कहता है जो नेचर में अबंडेंट है वो इसीलिए है। अरे बोलो ना। तो कार्बन का रेफरेंस स्टेट में किसे मानो, ग्रेफाइट को कि डायमंड को? तो कार्बन का सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन है एज पर थर्मोडायनेमिक्स? एज पर थर्मो, हेलो, चलेगा? आप मुझे बता दे ब्रोमीन का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन है? अच्छा बताओ, नेचर में ब्रोमीन Br2 के फॉर्म मिलता है कि Br3 के फॉर्म में? ठीक है, अब Br2 लिक्विड कि Br2 सॉलिड? पक्का ना? गैस। अच्छा फिर बता दो, आयोडीन, आयोडीन I2 के फॉर्म मिलता है I3 के फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड, गैस? आयोडाइज सॉल्ट तो नाम सुना होगा ना, बताएंगे। आयोडीन सॉलिड, अरे हाँ या ना? चलिए, ऑक्सीजन बोला, तो ऑक्सीजन नेचर में कैसे कैसे मिलता है? O2 के फॉर्म में और O3 में तो मिलता है। अच्छा, O3 में ऑक्सीजन अलग टाइप के हैं, O2 में भी है, पर नेचर में सबसे ज्यादा कौन है? क्यों नहीं समझ पाए? तो थर्मो कहता है जो नेचर में है क्योंकि रहने के लायक है, ज्यादा लोड ना लो। अरे हाँ या ना? तो जो नेचर में है वही सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट हम किसे मानेंगे? चलेगा? अब बताओ, जब नेचर में मेटल मिलता है, मेटल सॉलिड के फॉर्म मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में? पक्का? तो किसी भी मेटल का जो रेफरेंस स्टेट है क्या वो सॉलिड होगा? एक्सेप्ट वन मेटल जो एक्सेप्शन बन के आ गया, मरक्यूरी कैसे मिलता है? अब ये बताओ, ये दिमाग में जोर डालना पड़ रहा है, कॉमन सेंस है भाई साहब। जो नेचर में है वो है क्योंकि वो है। अरे हाँ या ना? आप मुझे बता दे, कॉमन सेंस का सवाल पूछ लो। नेचर में जब फास्फोरस मिलेगा, कौन मिलेगा? तो उसके प्योर फॉर्म आ जाओ इलेक्ट्रॉन में, P4, रेड, व्हाइट, ब्लैक। मुझे अक्सर बच्चे आंसर व्हाइट नहीं देते हैं। व्हाइट दे रहे हो आप? क्यों? वो ब्लैक नहीं बोलोगे? वो रिएक्टिविटी नहीं सोचोगे? रिएक्टिविटी से मतलब नहीं, मतलब किससे? अबंडेंसी से। जो अबंडेंट है वो है क्योंकि वो है, क्योंकि वो ब्लैक है, क्योंकि वो स्टेबल है, स्टेबल है, वही रेफरेंस स्टेट है। तो फास्फोरस व्हाइट लिखो, ब्लैक लिखो, रेड? चलेगा? सल्फर का बोलेंगे क्या? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक? अरे बोल दो, नाम तो सुना होगा। थर्मो कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहता है? जब किसी सब्सटेंस का एक मोल बनाया जाएगा तो उसके कांस्टेंट एलिमेंट से बनाया जाएगा, और वो ऐसे नहीं अपने रेफरेंस स्टेट में लिखा। लिख दूं मैं H2 गैस चल जाएगा, O2 गैस चल जाएगा, क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? भूल गए आप। सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस करके बताया जाएगा, हाफ O2 आएगा, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? एक सवाल पूछ दो चल जाएगा, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है? क्यों रिएक्शन क्यों है? सर रिएक्शन तो मेन किंग है, रिएक्शन तो, बाकी सब तो छोटे छोटे उसके सब पार्ट है। हाँ या ना? मतलब ऐसा, ये साम्राज्य है, रिएक्शन साम्राज्य, ये उसके छोटे छोटे राज्य है, कभी फॉर्मेशन वाला राज्य, कभी ये वाला राज्य, कभी वो। अरे हाँ या ना? क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? क्या आप मुझे CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिख के बताओगे? दन से बता दो, दन से। C+O2 से बना CO2 चलेगा? अच्छा अच्छा, यहां लिखना पड़ेगा ग्रेफाइट, चलेगा? अच्छा ये गैस है, आज से ग्रेफाइट बना जाएगा, है ना? सर हम कैसे सोचेंगे? कार्बन गैस देखा है?
सोच कैसे क्या सर, क्या पता केमिस्ट्री में अजीब अजीब चीजें होती है, अजीब कुछ नहीं होता है। हाँ, O2 गैस, अरे हाँ या ना, ये ग्रेफाइट है गैस है, ठीक है। और ये अब बताए क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? रिएक्शन ही है ना, रिएक्शन तो तुझे रिएक्शन होने का अधिकार नहीं, कलंक तो रिएक्शन नाम पे है ना, ये रिएक्शन नहीं है। अच्छा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगा ना, अरे बोलो ना। अब बताए क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? फॉर्मेशन भी है। कैसे पता चला फॉर्मेशन है? जब एक मोल बनाया जाएगा, कांस्टेंट एलिमेंट से बनाया जाएगा, मगर वो एलिमेंट अपने रेफरेंस स्टेट के फॉर्म में लिखा जाएगा, सारी शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही है, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? बोल दो, एक सवाल पूछ तो चल जाएगा। मैंने आपके सामने चल लिखी 2NSA रिएक्शन, क्या इसमें चेंज होने वाली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? क्यों भाई? अच्छा, 2 मोल है इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, मगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है। रिएक्शन क्यों है सर? रिएक्शन तो है सर, रिएक्शन का अधिकार न छीनो उससे, कुछ तो है वो। अरे हाँ या ना, बच्चा बच्चा तो है या सालो, अरे बोलो ना। तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? मगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक बार फिर से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबको क्लियर है? जब भी कभी किसी सब्सटेंस का एक मोल बनाया, जब भी कभी किसी एक सब्सटेंस का एक मोल बनाया, इसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट बनाया, मगर वो एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल अबंडेंट फॉर्म रेफरेंस स्टेट में ले जाएगा, उस प्रोसेस में एनर्जी का चेंज आएगा, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, जैसे बोलूं वैसे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट रेफरेंस स्टेट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना रेफरेंस स्टेट, पहले इसे लिखना फिर एग्जांपल लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा रेफरेंस स्टेट, जल्दी से लिख लो तूफान की गति से, हो सकता था, अभी आता हूं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा रेफरेंस स्टेट, रेफरेंस स्टेट के बाद में लास्ट में एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के, फिर वाला एग्जांपल लिखना। अगर कोई बच्चा लिख ले तो कहीं साइड में बादल की जगह छोड़ देना, एग्जांपल लिखते रहना। मैं पहले बता देता हूं पॉइंट आने वाला था, कौन जगह छोड़, इसका मतलब ये नहीं आप वहां पहुंच के वेट करें, वेट करें, ऐसा नहीं, आगे बढ़ जाए। लिख लिया होगा, यहां पे एक पॉइंट ऐड करना है, बोलो। अकॉर्डिंग टू थर्मो, अकॉर्डिंग टू थर्मो, अकॉर्डिंग टू थर्मो, डेल्टा HF नॉट, ऐसे लिखेगा डेल्टा HF, सब तो पढ़ पाओगे इसे, पढ़ के बता दो। चेंज तो बोलना ही नहीं अपने को, पक्का? आलसी बनो, समझदार बनो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड कंडीशन, आया ना? लिखेगा अकॉर्डिंग टू थर्मो डेल्टा HF नॉट एंड डेल्टा GF नॉट है, ये याद है क्या? ये क्या है? अकॉर्डिंग टू थर्मो डेल्टा HF नॉट एंड डेल्टा GF नॉट ऑफ एलिमेंट in their reference state, in their reference state, in their reference state is considered to be zero, is considered to be, समझ पाए क्या? मतलब हमें यहां पे भी स्केल बनानी थी, तो उन्होंने स्केल का क्या प्यारा लॉजिक सोचा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे अबंडेंट है वही सबसे उसको रोक, सो सिंपल, यहां से सारी एनर्जी चेंज देखो। हेलो,
तो जैसे मैंने कहा O2, क्या बोला मैंने, सुना सुना ध्यान से, एक बार इधर इधर जाओ, दिख रहा है क्या, ये जो रिएक्शन है क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये किसका फॉर्मेशन है, पानी का फॉर्मेशन है कि O2 का फॉर्मेशन है कि H2 का फॉर्मेशन है? चलेगा। अब मैं एक लाइन बोलता हूं, सुनना ध्यान से, इस रिएक्शन का, क्या बोला मैंने, जो इंथैल्पी का चेंज है, जो इंथैल्पी का, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी है, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे समझते हैं। लिखो, मान लो वो O2 प्लस H2 को मैंने A प्लस B बोल दिया, क्या बोल दिया, और ये है H2O, क्या है, अब हमारा थर्मो कहता है कि इसका डेल्टा HF नॉट कितना है, 0, इसका डेल्टा नॉट कितना है, 0, और इसका 0 नहीं, इसका कुछ होगा, हाँ या ना, लेट्स इमेजिन X है, कितना है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या एनर्जी का कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ये वोकैबुलरी सीख लेना, यही पूरे चैप्टर में रिपीट होने वाली है बस। जो इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। बचपन से आप सबको पता है, जब भी डेल्टा एच निकाला जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया जाता है, क्या एक्स माइनस 0 0 किया जाएगा, क्या आंसर एक्स आएगा। तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी है, क्योंकि इन दोनों का कितना माना गया है, 0। नहीं समझे? तो किसी भी सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन निकालना होगा, क्या निकालना होगा, फिर ऐसे में इसकी इंथैल्पी फॉर्मेशन कितनी है, 0, इसकी कितनी है, 0, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ तो है, मान लो x, मान लो x है, अब करो x माइनस 0 कितना आएगा, वही इस पूरे रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज होगा, और वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी होगा। हेलो, तो चीजों में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना आसान हो गया, इसीलिए हमने ये कंसेप्ट बनाया फॉर्मेशन का, किसी से ना बना दो, बोले इन्हीं से बनाना पानी का, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेफरेंस स्टेट पॉइंट लिख लिया, उसके बाद लिखिएगा एग्जांपल, उसके बाद लिखिएगा एग्जांपल। ये 3 एग्जांपल आपकी बगल में डेल्टा HF ऐसे टिक, डेल्टा HR टिक, जहां क्रॉस वहां क्रॉस। जब आप लिख रहे हो तो मन में रिपीट भी कर रहे हो। ये तीनों एग्जांपल, डोंट वरी, ये लाइनें मैं भी न जाने कितनी बार बोलने वाला हूं, बस आप सुनते चले, घबराए नहीं। अभी सवाल शुरू हो फिर आप सीखना शुरू करते हैं, न जाने कितनी बार बोलने वाला, बस आप सुनते रहे, परेशान ना हो। वो मैं आगे चल के न्यूमेरिकल दूंगा ना। एक बच्चे ने कहा सर अगर हम इसे हाफ कर दे, 3/2 कर दे तो क्या इंथैल्पी फॉर्मेशन होगा, आपसे पूछा मैं, तो फिर डाउट क्या है, डेफिनेशन आप लगा रहे, जहां है सब है, चलेगा। अभी फिलहाल नहीं है, पर 2 से डिवाइड करोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए सुनिएगा, आज हमने डेफिनेशन सीखी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सबको क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बनाया जाएगा, उसके कांस्टेंट एलिमेंट से बनाया जाएगा, जो अपने रेफरेंस सेट में लिखा जाएगा, उस प्रोसेस में एनर्जी का चेंज आएगा, क्या वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सो है कि एंडो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा बना के, डेल्टा HF कैन बी एक्सो एज वेल एज एंडो, कैन बी एक्सो एज वेल एज एंडो। जो डेल्टा HF है वो एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जनरली एक्सो, जनरली एक्सो, जनरली क्या होगा, एक्सो। एग्जाम में सवाल आए हैं, पहचानना पड़ता है कौन एक्सो कौन एंडो, फिर हमें कैसे पता चलेगा? फिर कुछ लोग कहते हैं याद करना पड़ेगा, यहां से लॉजिक आएगा। इज दिस क्लियर? हेलो, तो जनरली क्या होती है वो, एक्सो। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है जहां पे वो एक्सो नहीं था। आपसे पूछता हूं, सुनो सुनो सुनो, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा N2O, अब मुझे इसका फॉर्मेशन आप लिख के बता दो। आपको बोलना है कैसे लिखूं मैं, फॉर्मेशन लिखो ना यार, N2 प्लस हाफ O2, चलेगा? गैस गैस गैस। अब मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिखूंगा, अब धीरे धीरे आलसी बनेंगे, ठीक है? क्या बनेंगे, मतलब बार बार फिजिकल स्टेट लिखना नहीं है, चलेगा? जहां चेंज होगा बस वही लिख दूंगा मैं, ठीक? गैस गैस गैस, हाँ या ना? क्या ये डेल्टा HF है? अब N2 क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो जब यहां से ये बनता है तो आपको 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो आज पहली बार एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, तो जितनी रिलीज होती है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कहीं ज्यादा होती है। तो इसका जो डेल्टा H फॉर्मेशन है वो नेगेटिव ही कैसा होगा,
तो बच्चा ऐसे याद कर ले, जब भी नाइट्रोजन इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व हो तो समझ जाना उसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो दो तीन रिएक्शन याद करना है, जितने भी नाइट्रिक ऑक्साइड बने, चाहे NO बने, चाहे N2O बने, चाहे N2 है ना O5 बने, कुछ भी आए, समझ जाना वो सब क्या है, एंडो, सबके सब, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव। वहीं पे दूसरी रिएक्शन है O2 प्लस F2। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या ये डेल्टा एच फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां कमी का है बता दो। अच्छा, मैं यहां पे लिख दूं हाफ O2, चलेगा? अभी भी है, अब मुझे बता दो फ्लोरीन का मैं फिजिकल स्टेट का लिखूं, गैस सॉलिड लिक्विड, आयोडीन का सॉलिड, ब्रोमीन का लिक्विड, फ्लोरीन का गैस, समझ पाए ना? यहाँ चेंज बस वो लिख रहा हूं, ठीक है? आपको पता होगा गैस, आपको पता होगा O2, हाँ या ना, चलेगा? तो ये भी डेल्टा एच पॉजिटिव, इन सब का डेल्टा एच पॉजिटिव। एक और फेमस रिएक्शन है C+S2 से बना CH2, ये भी कहलाएगा डेल्टा एच पॉजिटिव। एक सवाल पूछता हूं, आपके सामने जो रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन सही है गलत है? ये क्या CH2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? कोई बता दे क्या है, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, बता दो। कमी कहां है, कमी कमी, शानदार जवाब, एक तो एक और कमी है, अरे वाह, तो यहां लिख दूं मैं एसिड, चलेगा? एक और कमी है, अब लिख दो 1/4, चलेगा? क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? अरे बोलो। तो ये सब के सब डेल्टा एच पॉजिटिव होते हैं, आपको इसे एज एक्सेप्शन याद रखना, लॉजिक रखना, जब भी N2 आ जाए पॉजिटिव बोल देना, जब भी मतलब हाई एनर्जी वाली स्पीसीज आ जाए पॉजिटिव लिख लेंगे। व्हेन इट इज एंडोथर्मिक, व्हेन इट इज एंडोथर्मिक, ये कब एंडोथर्मिक है लिख लीजिएगा। इन सभी रिएक्शंस का जो डेल्टा एच है वो होगा पॉजिटिव, चलेगा? इन सभी रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो होगा पॉजिटिव। इसी कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, आपका होमवर्क रहेगा। अभी हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और थर्मोकेमिस्ट्री आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, ठीक है? मतलब नेक्स्ट क्लास से जब एक साथ 3-4 हो जाएंगे, फिर एक साथ में सारे सवाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपका पेपर हुआ है, ये जो वीक है मैं आपको बहुत सारा पुराना रिवीजन का होमवर्क देने वाला हूं, और मैं आपसे बस एक ही चीज उम्मीद करता हूं हमेशा से, क्लास और होमवर्क, ये आपको करना है यार। कुछ बच्चों ने, मैं आपसे भी पूछूंगा, देखना कितने बच्चे थे जो पेपर जाने के पहले शॉर्ट नोट बना के गए थे। ईमानदारी जवाब देना, झूठ ना बोलना, झूठ तो कभी ना बोलना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना के गए थे, क्यों नहीं बनाया था बाकी लोगों ने शॉर्ट नोट्स, क्यों नहीं बनाया था, कहां बिजी थे, कहां थे? यही वजह है, आप जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ नहीं रहे हो। मैंने क्या बोला, समझ पाए? यही वजह है, नंबर भी वैसे रिफ्लेक्ट होंगे। जैसा करते आए हो वैसा करते रहोगे तो वैसा होता आएगा, जैसा होता आया है। कुछ अच्छा हो रहा था उसे चेंज ना करो, वरना बुरा भी होने लग जाएगा। हेलो, तो आपने जो आदतें अपनाई है पढ़ाई, उसे क्यों छोड़ देते हैं यार? कि बार बार कोई याद दिलाए क्या कि पेपर के पहले आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखाया था, लगा के जाओ? ये कोई याद दिलाए क्या बेटा शॉर्ट? अच्छा होमवर्क दिया, क्यों नहीं किया? मैं तो होमवर्क भी दिया था, क्यों नहीं किया फिर आपने? सिंपल सी बात है, होमवर्क आपको करना है हमेशा की तरह। इज क्लियर? जो आप रिवीजन का होमवर्क लिखते हैं और मजाक में शायद अब आप नहीं करते हैं, ये सीरियसनेस अब चाहिए। मैंने फिर कहा, अब 4-5 महीने ऐसे पढ़ो कि आप याद करो जीवन भर, वो भी क्या हमने पढ़ा था 5 महीने यार। इस एटीट्यूड से पढ़ना है, चलेगा? आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का नंबर 1, किसी पास मॉड्यूल है क्या? सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा आज से, तो रिवाइज टुडेज लेक्चर। घर जाते ही सबसे पहले लेक्चर को रिवाइज करना है, अब पेपर में आपके नंबर बढ़ने चाहिए यार। रिवाइज टुडेज लेक्चर। दूसरा होमवर्क रहेगा, अप टू बिगिनर बॉक्स 7, अप टू बिगिनर बॉक्स 7 रीड पेज नंबर 229, 229 से लेकर 232, एक बार रीड कर लेना फास्ट फास्ट। 232, 229 टू 232 रीड पेज ऑफ मॉड्यूल, ठीक है? बिगिनर बॉक्स 7 तक, एक्सरसाइज 1 अप टू 80 तक आपने कर रखा है, तो अगला होमवर्क रहेगा अप टू 92, अप टू 92। हालांकि कुछ सवाल नेक्स्ट क्लास से बनेंगे, बट मैं दे देता हूं, ये तो आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है? उसके बाद पुराना होमवर्क रहेगा आपका। तो कल, अभी आपके बैच में क्लास है ना, तो कल आपको अभी इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा दैट इज इलेक्ट्रो, राइट? तो कल आपको इलेक्ट्रो रिवाइज करके आना है फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, रिवाइज इलेक्ट्रो फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। ये वाला आपका जो संडे है उसमें पेपर है सॉल्यूशन का, है ना? तो उसका होमवर्क मैं आपको बाद में दूंगा। अभी आपको जो होमवर्क दे रहा हूं इलेक्ट्रो का, उसे आज खत्म कर देना, चलेगा? अभी वो फ्रेश है, आज के आज में हो जाना चाहिए। रिवाइज इलेक्ट्रो फ्रॉम शॉर्ट नोट्स बोला मैंने, नोट्स नहीं बोला है, ठीक है? और शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा, तो जितना दिया गया होमवर्क करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सर P4 ब्लैक रेफरेंस स्टेट क्यों नहीं है? बेटा वो अबंडेंट नहीं है, जो नेचर में सबसे ज्यादा है उसे ही रेफरेंस स्टेट माना जाएगा, तो इसीलिए हमने P4 व्हाइट बोला है, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।